नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं ये आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार समझ पा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब जो है थ्योरी बेस्ड किताब है। इस किताब से पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो आपका न्यायपालिका। तो आज हम पढ़ें आपका न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि आपका बिहार का राज्य व्यवस्था का टॉपिक है। ठीक है, तो भारत की एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे गिनती अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर कार्य करता है और राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। ठीक है, तो भारत की एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के नीचे किंतु अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर कार्य करता है। राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। न्यायपालिका की संरचना, तो आपका न्यायपालिका की संरचना क्या है। तो भारत में परिसंघात्मक शासन प्रणाली होने के बावजूद यहाँ संघ और राज्य दोनों के लिए संविधान में एकल न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था की गई है और संविधान के अनुसार वे न्यायालय जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है एवं उसके नियंत्रण के अधीन है अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं। ठीक है, तो न्यायपालिका की संरचना, तो भारत में परिसंघात्मक शासन प्रणाली होने के बावजूद यहाँ संघ और राज्य दोनों के लिए संविधान में एकल न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था की गई है और संविधान के अनुसार वे न्यायालय जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ एवं उसके नियंत्रण के अधीन है अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं। ये आपका है उच्च न्यायालय। तो आपका उच्च न्यायालय क्या है, तो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 214 के अनुसार भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो संविधान के आर्टिकल 214 के अनुसार भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है और आर्टिकल 231 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है और उच्च न्यायालय किसी राज्य की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता होती है। ठीक है, तो आर्टिकल 231 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है और उच्च न्यायालय किसी राज्य की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता होती है। निश्चय आपका वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय और केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय। तो केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर में ही उच्च न्यायालय है और प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाता है और इनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, तो प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। नोट आपका दिया, तो निषेधाज्ञा कानून न्यायालय की स्थापना वाला राज्य बिहार है। ठीक है, तो निषेधाज्ञा कानून न्यायालय की स्थापना करने वाला राज्य बिहार है। पटना उच्च न्यायालय, तो पटना उच्च न्यायालय बिहार की न्यायिक व्यवस्था के शिखर पर विराजमान है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना के समय पटना उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बिहार व उड़ीसा दोनों सम्मिलित है, क्योंकि बिहार और उड़ीसा दोनों संयुक्त रूप से एक ही प्रांत हैं। वर्ष 1936 में उड़ीसा के बिहार से अलग होने के बाद इसका कार्य क्षेत्र केवल बिहार तक सीमित रह गया था। तो वर्ष 1936 में उड़ीसा के बिहार से अलग होने के बाद इसका कार्य क्षेत्र केवल बिहार तक सीमित रह गया था। नेक्स्ट आपका महाधिवक्ता, तो आर्टिकल 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अहिर्त किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर रहा। तो आर्टिकल 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अहिर्त किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। ठीक है, केंद्र के महान्यायवादी, तो केंद्र के महान्यायवादी के समान रूप में ही महाधिवक्ता होता है। यह राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। अनिश्चित आपका है, तो महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक रूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे या इन कर्तव्यों का निर्वहन करे जो उसको इस अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल निर्धारित करे। प्रशासनिक व्यवस्था या ढांचा, तो आपका प्रशासनिक व्यवस्था और ढांचा क्या पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो बिहार का प्रशासनिक व्यवस्था और ढांचा, तो बिहार राज्य का 1912 ईस्वी में एक अलग प्रांत के रूप में उदय होने के बाद
राज्य में प्रशासन की स्वतंत्र व्यवस्था की गठित हुई, परंतु 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में उड़ीसा के अलग होने के बाद 1956 ईस्वी में राज्यों की सीमा का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, पुनः 15 नवंबर, तो पुनः दोबारा आपका जो 15 नवंबर 2000 को झारखंड के विभाजन के बाद वर्तमान बिहार की वास्तविक प्रशासनिक रूपरेखा सामने आई थी। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था का विभाजन, तो बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था का विभाजन भौगोलिक एवं प्रशासनिक दायित्व के आधार पर किया गया है। यद्यपि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य कार्यपालिका के अधीन होती है, तथापि स्वतंत्र प्रशासनिक दृष्टि से इसे स्थानीय शासन एवं प्रशासन के रूप में संचालित किया जाता है। ठीक है, प्रशासन की सुविधा के लिए, तो प्रशासन की सुविधा के लिए हम इसे निम्नलिखित 5 इकाइयों में विभाजित किया गया। तो प्रशासन की सुविधा के लिए इसे निम्नलिखित 5 इकाइयों में विभाजित किया गया। पहला आपका प्रमंडल, दूसरा आपका जिला मंडल, तीसरा आपका अनुमंडल, चौथा आपका प्रखंड और पांचवा आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, तो प्रशासन की सुविधा के लिए इसे निम्नलिखित 5 इकाइयों में विभाजित किया गया। प्रमंडल, जिला मंडल, जिला जिसे मंडल भी बोलते हैं, अनुमंडल और उसके बाद आपका प्रखंड और उसके बाद ग्राम पंचायत। राज्य के इन सभी प्रशासनिक इकाइयों का संचालन एवं उनके बीच समन्वय करने के लिए सचिवालय का गठन किया गया है। सचिवालय क्या होता है? तो बिहार में सचिवालय का गठन 1912 ईस्वी में किया गया था और यह राज्य प्रशासन का केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। तो यह राज्य प्रशासन का केंद्रीय सेंटर जो आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है। सचिवालय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के नीचे आता है। तो सचिवालय जो है आपका मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के नीचे आता है, जो राज्य प्रशासन की शीर्ष संस्था है। स्थापना के समय, तो स्थापना के समय सचिवालय में केवल 8 विभाग थे, जो 1955 में बढ़कर 34 हो गए। तो स्थापना के समय सचिवालय में केवल 8 विभाग थे, जो 1955 में बढ़कर 34 हो गए। सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव होता है, तो सचिवालय का मुख्य प्रधान मुख्य सचिव होता है। ठीक है, और यह भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है और इसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग के प्रधान सचिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सचिवालय का मुख्य कार्य नीति निर्धारण। तो सचिवालय का मुख्य कार्य नीति निर्धारण, क्षेत्रीय नियोजन एवं परियोजना निर्माण, विधान निर्माण एवं नियमावली का गठन, बजट एवं नियंत्रण व्यवस्था, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन तथा समन्वय के साथ साथ विभिन्न विभागीय मंत्री, उप मंत्री एवं राज्य मंत्रियों उनके दायित्वों के निर्वाह में सहायता प्रदान करना है। ठीक है, तो आपका सचिवालय का मुख्य कार्य नीति निर्धारण, क्षेत्रीय नियोजन एवं परियोजना का निर्माण, विधान निर्माण एवं नियमावली का गठन, बजट एवं नियंत्रण व्यवस्था, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन तथा समन्वय के साथ साथ विभिन्न विभागीय मंत्रियों, उप मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों उनके दायित्वों के निर्वाह में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका प्रमंडल। आपका प्रमंडल क्या है? तो राज्य में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई, तो राज्य में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन प्रमंडल कमिश्नरी है। प्रमंडल का उच्चतम अधिकारी आयुक्त अथवा कमिश्नर होता है और इसकी सहायता हेतु उनके ऊपर जो है आयुक्त, उनके अनेक अपर आयुक्त तथा अन्य अधिकारी होते हैं। तो प्रमंडल राज्य में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन प्रमंडल कमिश्नरी है। प्रमंडल का उच्चतम अधिकारी आयुक्त अथवा कमिश्नर होता है और उसकी सहायता हेतु अनेक अपर आयुक्त, तो अनेक अपर आयुक्त अन्य अधिकारी होते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में केवल 4 प्रमंडल तिरहुत, भागलपुर, पटना तथा छोटा नागपुर थे और जिनकी संख्या वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के पूर्व तक बढ़कर 13 हो गई थी। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में केवल 4 प्रमंडल है, तिरहुत प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, पटना प्रमंडल और आपका छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक है, और जिनकी संख्या वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के पूर्व तक बढ़कर 13 हो गई थी। झारखंड राज्य के गठन के साथ, तो झारखंड राज्य के गठन के साथ बिहार के पलामू, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर तथा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के इस नवनिर्मित राज्य में चले जाने के कारण वर्तमान समय में बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। तो जिलों की संख्या के दृष्टि से सबसे बड़े 3 प्रमंडल है। तो जिलों की संख्या के दृष्टि से सबसे बड़े 3 प्रमंडल है। तो पहला आपका है तिरहुत प्रमंडल 6 जिले, दूसरा आपका मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले आते हैं और तीसरा आपका है पटना प्रमंडल में भी 6 जिले आते हैं। तो आपका सबसे ज्यादा जो ये 3 प्रमंडल में जो है 6 जिले आते हैं। तो आपका तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले, मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले और पटना प्रमंडल में 6 जिले और भागलपुर प्रमंडल में, तो आपका जो भागलपुर प्रमंडल है उसमें मात्र 2 जिले आते हैं। सबसे कम भागलपुर प्रमंडल में आता है 2 जिला। ठीक है, नीचे हम यहाँ पे देखते हैं प्रमंडल का नाम दिया गया और आपका मुख्यालय कहाँ का है और उसमें कौन कौन से जिले या मंडल हैं। ठीक है, तो कौन कौन जिले या मंडल है? तो पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना है। तो पटना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो पटना ही है। और इसका जो इसमें कौन कौन सा जिला शामिल है? तो पटना जिला, नालंदा जिला, रोहतास जिला, कैमूर जिला, भोजपुर और बक्सर। तो आपका जो वेस्टर्न साइड में जो
साउथ वेस्टर्न साइड में, वो आपका जिला जो है पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर व बक्सर। नेक्स्ट आपका मगध। तो मगध प्रमंडल में, मगध प्रमंडल का जो मुख्यालय वो आपका गया है। तो मगध प्रमंडल का मुख्यालय हेडक्वार्टर गया है और इसके अंदर जो जिला आता है वो आपका गया है, जहानाबाद है, नवादा है, औरंगाबाद व अरवल है। तो टोटल आपका 5 जिला इसमें आता है मगध प्रमंडल के अंदर, ठीक है। और इसमें आपका 6 जिला आता है, ठीक है, पटना प्रमंडल के अंदर। मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय आपका बेगूसराय। तो मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय आपका बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया व बेगूसराय, ठीक है। तो मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया व बेगूसराय है। तो ये मुंगेर का अंदर आपका 6 जिला था, ठीक है। तो देखिए मुंगेर आपका अलग जिला, बेगूसराय अलग जिला है। तो मुंगेर प्रमंडल का जो है मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर तब बेगूसराय। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पर क्वेश्चन आपको यहाँ पर घुमा सकता है, ठीक है। और इसके अंदर जो जिला था वो आपका मुंगेर है, लखीसराय है, शेखपुरा है, जमुई है, खगड़िया है और बेगूसराय है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है तिरहुत प्रमंडल। तो तिरहुत प्रमंडल के अंदर आपका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुजफ्फरपुर है। तो तिरहुत प्रमंडल का हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर है और इसके अंदर जो जिला आता है वो आपका है जो है मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण व शिवहर, ठीक है। तो ये आपका जिला जो है तिरहुत प्रमंडल के अंदर आता है। तो तिरहुत के अंदर आपका मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण व शिवहर, टोटल आपका 6 जिला इसमें आता है, ठीक है। और इसमें आपका जो था, इसमें आपका मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला था, ठीक है। सारण प्रमंडल। तो सारण प्रमंडल का आपका हेडक्वार्टर छपरा। तो सारण का आपका हेडक्वार्टर कहाँ, छपरा। और इसके अंदर जो है 3 जिले आते हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज, ठीक है। तो सारण, सिवान और गोपालगंज का सारण प्रमंडल के अंदर आते हैं, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय आपका छपरा है। दरभंगा प्रमंडल का हेडक्वार्टर मुख्यालय आपका दरभंगा है और इसका अंदर 3 जिला आते हैं। तो दरभंगा, मधुबनी व समस्तीपुर। तो दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर आपका दरभंगा प्रमंडल का जाता है। इसमें आपका 3 जिला, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोसी प्रमंडल। तो कोसी प्रमंडल में आपका जो मुख्यालय उसका सहरसा और इसके अंदर 3 जिला था, जो कि आपका सहरसा, सुपौल व मधेपुरा। तो सहरसा, सुपौल व मधेपुरा आपका जो है कोसी प्रमंडल के अंदर आता है। पूर्णिया प्रमंडल। तो पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय आपका पूर्णिया है और इसके अंदर 4 जिला था, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज व कटिहार। जो आपका नॉर्थ ईस्ट का जो भी बिहार का जिला है वो इसके अंदर आता है। तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज व कटिहार। नेक्स्ट आपका भागलपुर। तो भागलपुर प्रमंडल में आपका जो 2 जिला था, भागलपुर व बांका, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भागलपुर ही है, ठीक है। तो भागलपुर के अंदर भागलपुर व बांका आता है सिर्फ, ठीक है। तो ये आपका हमारा प्रमंडल का जो है नाम था और इसके अंदर जिले थे, ठीक है। तो पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना है, मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया है, मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय बेगूसराय, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है, सारण प्रमंडल का मुख्यालय छपरा है, दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा, कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा और पूर्णिया प्रमंडल का पूर्णिया, भागलपुर का भागलपुर। निशा का यहाँ पर अरवल बिहार का सबसे नवीन जिला अर्थात 38वां जिला, ठीक है। तो अरवल आपका जो नया जिला बना है बिहार का। आपका जिला के बारे में, तो जिला क्या है, तो यह क्षेत्रीय प्रशासन का महत्वपूर्ण इकाई है। तो यह क्षेत्रीय प्रशासन का महत्वपूर्ण इकाई है। जिला प्रशासन का प्रमुख दायित्व जिलाधिकारी डीएम क्या होता है, ठीक है। और इसके अधिकार में जिला स्तर पर प्रशासनिक कार्यों का समन्वय एवं कार्यान्वयन होता है। 1975 में जिलाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट से विकास कार्यों को पृथक कर उप विकास आयुक्त डीडीसी को सौंपा गया। तो 1975 में जिला अधिकारी से विकास कार्य, ठीक है, तो डेवलपमेंट वर्क को अलग करके उप विकास आयुक्त, ठीक है, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर को सौंपा गया, जो जिला ग्राम विकास अभिकरण DRDA के अतिरिक्त नागरिक आपूर्ति, राहत व पुनर्वास कार्यों के दायित्व का निर्वहन भी करता है, ठीक है। तो आपका जो है उप विकास आयुक्त जो है डीडीसी जिला ग्राम विकास अभिकरण DRDA के अतिरिक्त नागरिक आपूर्ति, राहत एवं पुनर्वास कार्यों के दायित्व का निर्वहन भी करता है। जिलाधिकारी सामान्यतः, तो जिलाधिकारी सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी होता है और यह जनता एवं प्रशासन के बीच कड़ी की भूमिका निभाने के साथ साथ जिला चुनाव अधिकारी भी होता है। वर्तमान में बिहार में कुल 38 जिले हैं, ठीक है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से गया जिला पटना, दरभंगा एवं समस्तीपुर से बड़ा है। तो आपका जो है गया जिला जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पटना, दरभंगा एवं समस्तीपुर से बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अनुमंडल। तो अनुमंडल पढ़ते हैं, तो कई प्रखंडों को मिलाकर एक अनुमंडल सब डिवीजन बनता है। तो कई प्रखंडों को मिलाकर एक अनुमंडल सब डिवीजन का गठन किया जाता है और इसके प्रशासन का संचालन अनुमंडलीय पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। यह राज्य
प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है आपका। ठीक है, अनुमंडलीय पदाधिकारी को मजिस्ट्रेट की शक्ति प्राप्त होती है। इस पर प्रखंडों के सर्किल ऑफिसर पर नियंत्रण एवं निगरानी का दायित्व होता है। अनुमंडलीय अधिकारी पंचायत समितियों की बैठकों में भाग लेता है तथा प्रशासन एवं समिति के बीच कड़ी का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वर्तमान बिहार में 101 अनुमंडल है। तो वर्तमान बिहार में 101 अनुमंडल है और पूर्वी चंपारण एवं पटना जिले अनुमंडलों की संख्या की दृष्टि सबसे बड़ा, जिनके क्रमशः 6 अनुमंडल है। ठीक है, तो आपका जो पूर्वी चंपारण एवं पटना जिले अनुमंडलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है और जिनमें 6 अनुमंडल हैं। ठीक है, प्रखंड है, तो आपका प्रखंड कितना, तो कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर, तो कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक प्रखंड ब्लॉक बनता है। तो कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक प्रखंड ब्लॉक बनता है। प्रत्येक प्रखंड में एक प्रखंड विकास अधिकारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है जिस पर प्रखंड के भौगोलिक क्षेत्र में कल्याण एवं विकासात्मक कार्यों का उत्तरदायित्व होता है। यह प्रारंभिक चिकित्सा व्यवस्था, प्रारंभिक शिक्षा, राहत एवं पुनर्वास, कृषि विकास तथा पशुधन विकास जैसे कार्यों को संपन्न कराता है। बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 है। ठीक है, तो प्रखंड आपका जो कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक प्रखंड ब्लॉक बनता है और प्रत्येक प्रखंड में एक जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है और जिस पर प्रखंड के भौगोलिक क्षेत्र में कल्याण एवं विकासात्मक कार्यों का उत्तरदायित्व होता है। यह प्रारंभिक चिकित्सा व्यवस्था, प्रारंभिक शिक्षा, राहत एवं पुनर्वास, कृषि विकास तथा पशुधन विकास जैसे कार्यों का संपन्न कराता है। बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 है। नेक्स्ट आपका ग्राम पंचायत, तो यह राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती है और इसका प्रधान मुखिया होता है। गांव का प्रबंध एवं सुधार ग्राम पंचायत द्वारा ही किया जाता है। बिहार में पंचायतों की कुल संख्या 8386 है। तो यह राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती है और इसका प्रधान मुखिया होता है और गांव का प्रबंध एवं सुधार ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है और बिहार में पंचायतों की कुल संख्या 8386 है। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे जो कि आपका होगा बिहार का जो है पंचायती व्यवस्था। ठीक है, तो बिहार में पंचायती राज क्या है कल पढ़ेंगे। आज के बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।